गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, इस पर थोड़ा और डिस्कशन करें। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर, स्केलर, इसके संबंध में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। आज मैं आऊँगा, सबसे पहला टॉपिक लूँगा दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम जो वेक्टर पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ रहे हैं। हम सदिश को अंतरिक्ष में पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शंस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और एक्स एक्सिस से भी क्या डायरेक्शन होगी, वाई एक्सिस से भी क्या डायरेक्शन होगी, जेड एक्सिस से भी क्या डायरेक्शन होगी। यदि किसी प्लेन की बात होती तो एक्स एक्सिस से यदि एंगल का पता चल गया तो वाई एक्सिस से एंगल का पता अपने आप चल जाता है। ठीक हो गया। तो यहां एक्स एक्सिस से एंगल, वाई एक्सिस से एंगल ही किसी प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन तय कर देगा। पर स्पेस में है वेक्टर, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। सॉरी, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। तो मैं इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं यहां पर। आप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है। कोई पॉइंट है आपके पास यहां पर ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने इस बारे में भी आपको बताया। पोजीशन वेक्टर के बारे में भी आपको बताया था। पोजीशन वेक्टर मींस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को जिस वेक्टर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं वो पोजीशन वेक्टर है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट with vector using vector, then that vector is called the position vector. origin से पॉइंट तक, किसी पॉइंट तक जो वेक्टर होगा वो आपका पोजीशन वेक्टर है। तो यहां पर OA क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति देखी जा रही है। ये अब माना मैं किसी टाइम पर कह रहा हूं कि दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद एक्स एक्सिस, एन एंगल ऑफ बीटा विद वाई एक्सिस, ओके, एंड एन एंगल ऑफ गामा विद जेड एक्सिस। इस वेक्टर की अपनी लेंथ, एक तो वेक्टर है ओ ए, ठीक है, वेक्टर कौन सा आपका ओ ए वेक्टर है। ये ओ ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड आर है, मतलब इसकी लेंथ यहां से यहां तक आर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू आर। इस ओ ए वेक्टर का परिमाण कितना हो गया, आर। अब यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ये, तो आप जान रहे हैं यहां से यहां तक एक्स हो जाएगा, यहां से यहां तक वाई हो जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा वाई है, तो ये आपका एक्स है, ये कितना है, वाई है। तो यहां से आप देखेंगे कि आप कॉस अल्फा निकालना चाहेंगे, कॉस अल्फा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा एक्स बाई आर। ठीक है। इसी प्रकार से कॉस बीटा कितना निकलेगा। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ये, तो इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस बन जाएगा। ये तो होता है एंगल के सामने, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने 10th पे पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है, माना ये अल्फा एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर ट्रीट होगी और ये बेस बन जाएगा। इस एंगल के लिए इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बन जाएगी, क्योंकि तो 90 डिग्री का एंगल है, ये तो हाइपोटेन्यूज से रहना है इसमें, ये तो कर्ण रहेगा क्योंकि 90 अंश का कोण है। ठीक हो गया। ये अब ये y है तो ये भी y है, तो यहां आप कॉस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर ये है और y है,
वाई ओवर आर। इसी रूप में कॉस गामा हो जाएगा जेड ओवर आर। ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेस में फिक्स कर दे रहे हैं। या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, या अल्फा बीटा गामा, इस वेक्टर, ये वेक्टर स्पेस में कहां है, स्पेस में इसकी लोकेशन कहां है, ये अल्फा बीटा गामा एंगल आपको बना रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक हो गया, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आपके कहलाएंगे दिक कोसाइन। दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। हिंदी में कहते हैं दिक कोसाइन, इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इनको आप एल एम एन के रूप में भी दिखाते हैं। कॉस अल्फा को लिख देते हैं एल, कॉस बीटा को लिख देते हैं एम, कॉस गामा को लिख देते हैं एन। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। A vector is making an angle of alpha with x axis, an angle of beta with y axis, an angle of gamma with z axis. Then the direction cosines will be given by cos alpha, cos beta, cos gamma. या उनको LMN कह सकते हैं। L is equal to cos alpha, L is equal to cos alpha, N is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. और इन तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस। सीधी सीधी बात है कि एंगल पर कोसाइन लगा देना है, कॉस लगा देना तो कोसाइन बन गया। ठीक है, और डायरेक्शन मिल जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, जब एंगल का पता चल रहा है तो वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यदि मैं क्या करूं, मैं डियर स्टूडेंट किसी टाइम पर ऐसा लिख लूं इसको, किसको, मैंने कहा ये आपका एल है, L is equal to cos alpha is equal to x over r. So this implies that x is equal to LR. देख रहे हैं, x is equal to LR, इसको मैं m लिख दे रहा हूं, m is equal to y over r. So this implies that y is equal to mr. और इसको n लिख दे रहे हैं, n is equal to cos gamma is equal to z over r. This implies that Z इज इक्वल टू एन आर। तो एल आर, एम आर और एन आर कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये ध्यान में रखना। ठीक है, एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइंस थे, पर डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज जो समझे आप, डीसी शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन। और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एल एम एन। या हमने क्या कहा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, क्योंकि वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक हो गया, तो ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब जो है दूसरी क्वांटिटी, मैं यहां पर दूसरी बात मैं डिफाइन करता हूं, दूसरी डेफिनेशन डिफाइन करता हूं डियर स्टूडेंट। मैं कह रहा हूं दिक अनुपात, दिक मतलब दिशाओं से मतलब है, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या हुई आपकी, ये जो एल एम एन है ना, एल एम एन, इनके प्रोपोर्शनल, इनके समान अनुपात में जो संख्याएं हैं या जो क्वांटिटीज आ रही हैं उनको कहते हैं दिक अनुपात।
जैसे एल एम एन, ठीक है, हमने यहां पर देखा था cos अल्फा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, तो हमने कहा एक्स इज इक्वल टू एल आर। ऐसे हमने कहा cos बीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वाई ओवर आर, तो वाई इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। और इसी ढंग से जेड इज इक्वल टू एन आर। तो ये जो मेरे पास एल आर एम आर एन आर आए, इनको कहते हैं दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। क्यों? ये किसके प्रोपोर्शनल हैं? एल एन एन के। इसमें मैंने आर का मल्टीप्लाई किया एल आर आ गया, इसमें मैंने आर का मल्टीप्लाई किया एम आर आ गया, इसमें मैंने आर का मल्टीप्लाई किया एन आर आ गया। तो ये इनको कहते हैं दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज तो आपके कई हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने समांतर सदिश होंगे इसके, उनके अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। आगे समझ में, ठीक है। परंतु जो दिक् कोसाइन है वो एक ही होता है, ठीक है। दिक् कोसाइन आपका जो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैंने कहा 1, ये 1 आ जाता है, तो एल एम एन आपका यूनिक होगा, यूनिक। क्योंकि किसी भी संख्या का, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2:3:4, एक माना ये अनुपात है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4:6:8, ये नया अनुपात आ गया। फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6:9:12, है तो एक ही ना। तो ये क्या है? इस रूप में है ये, इसलिए दिक् अनुपातों की संख्या कई हो सकती है। और जब आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां लाइन पढ़ेंगे, तो आप वहां देखेंगे कि लाइन के लिए अनंत पेयर लिख सकते हैं आप, किसके? दिक् अनुपात के। क्योंकि ये है तो सेम है ना, ये भी यही है, ये भी यही है, पर इस रूप में आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको एक लंबी श्रृंखला मिलती जाएगी। तो आप समझ गए सिंपल से भाषा में कि दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो नंबर हैं उन्हें दिक् अनुपात कहते हैं, उनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्याओं को दिक् अनुपात कहते हैं, बस सिंपल सी बात, ठीक है। तो आगे थोड़ा और क्लियर होगा इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि किसी वेक्टर के दिक् अनुपात दिए हैं तो दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही जानिए इसके बारे में यहां पर। अब चलिए मैं कुछ और डेफिनेशंस ले लेता हूं, कुछ और परिभाषाएं करते हैं। और आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि पहले आप थ्योरी को ठीक से समझिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ठीक से आप थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी आपकी ठीक से समझ में आ गई तो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैथ्स में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि पहले हम थ्योरी समझें, थ्योरी पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ थ्योरी दी रहती है बुक में, और मोस्टली स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं, सीधे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। नहीं, पहले वो थ्योरी पढ़नी है, उससे आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में फिर बड़ी आसानी हो जाती है। तो अपने फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आप जो बुक में थ्योरी दी रहती है उसको जरूर करिए, ठीक है ना। तो मैंने भी सीधे न्यूमेरिकल शुरू नहीं किए, मैं पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ इसकी, जिससे आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। अब मैं आपके पास आता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं। एक वेक्टर आपका है नल वेक्टर, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर, ठीक है। शून्य सदिश से स्टार्ट हो रहा है, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं जीरो वेक्टर। दोनों लैंग्वेज में जानिए, इंग्लिश में भी जानिए, हिंदी में भी जानिए। जीरो वेक्टर मीन्स, अब मैंने आपको बताया था वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
ठीक है, परिमाण प्लस दिशा, ये दो चीज होती है वेक्टर में। परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज होती है। ठीक हो गया। तो यदि मैग्नीट्यूड 0 हो गया, यदि किसी वेक्टर का परिमाण 0 आ गया, उसे कहेंगे शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। एक सदिश जिसका परिमाण शून्य है उसको शून्य सदिश कहते हैं। और डायरेक्शन तो होगी, अब पॉइंट टाइप का होगा वो कहीं पर ऐसे, तो डायरेक्शन का आप कह सकते हैं इस टाइप का, कहीं डायरेक्शन ही डायरेक्शन, पर मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या हुआ, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, उसको शून्य सदिश कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं या नल वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर which has magnitude 0 is called the zero vector और null vector। ठीक है, तो वेक्टर आपका बनेगा कैसे, जैसे आप माना कोई वेक्टर दिखाते हैं, ए से स्टार्ट किया आपने और ये बी है, आपने लिखा ए बी वेक्टर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जितनी इसकी लंबाई है ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और डायरेक्शन तो है ही है। ठीक हो गया। तो ए बी वेक्टर जो है, यदि मैं ये कहूं कि बी पॉइंट भी ए पर ही आ जाए, बी पॉइंट भी कहां आ जाए, ए के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ए बी पॉइंट, इसको खींचे पीछे, माना ये रबड़ का है, आपने खींच दिया पीछे, कहां तक लिया है, ए तक, तो बी भी ए के ऊपर आ गया, तो क्या बन गया, परिमाण। मैं कह रहा था ना, यहां से यहां तक क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। इसको जीरो करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के खींचे पीछे, आप इसके ऊपर ले आए, इसको, इस बी को भी ए के ऊपर ले आए, तो वेक्टर क्या बन गया, ए। और इसका यदि आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो परिमाण कितना हो गया, 0। ये तो डेफिनेशन है शून्य सदिश की, कि उसका परिमाण 0 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभ का बिंदु और अंत बिंदु जब एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं तो आपका जीरो वेक्टर बन जाता है। इन जीरो वेक्टर द इनिशियल पॉइंट एंड द एंड पॉइंट कोइंसाइड्स, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, लाइज ऑन वन अनदर। जैसे बी भी ए के ऊपर आ गया, ये जीरो वेक्टर बन गया। ठीक है, तो एक आपको मैंने आपको डेफिनेशन जीरो वेक्टर की बता दी। ठीक हो गया। दूसरा आपका जो टाइप है वेक्टर का, दूसरा टाइप आप देखिए दोस्तों, दूसरा मैं देखता हूं, दूसरा वेक्टर है आपका मात्रक सदिश। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसकी मात्रक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट वेक्टर्स। मात्रक सदिश क्या है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। एक सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एक आ जाए, तो वो सदिश आपका क्या होगा, मात्रक सदिश होगा। जैसे आपने कहा 1 सेंटीमीटर का वेक्टर, 1 मिलीमीटर का वेक्टर, 1 किलोमीटर का वेक्टर, तो इसमें यूनिट क्या है, यूनिट के हिसाब से देखा जाएगा, तब आप उसको कन्वर्जन नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपने कहा 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं साहब, ये तो 1000 का हो गया। यूनिट के हिसाब से देखिए आप, यूनिट किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर है, वहां आप सब किलोमीटर में देख रहे हैं वेक्टरों, तो वेक्टर क्या कहलाएगा, मात्रक सदिश। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। एक सदिश जिसका परिमाण इकाई हो। जैसे मैंने कहा ए कोई सदिश है, ए कोई वेक्टर है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, परिमाण यदि 1 है तो आप कहेंगे ये मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बड़ा काम आता है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूं मैं, देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये हमने कहा वाई एक्सिस है, ये आपने कहा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं के कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप,
वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। तो आई जे के क्या लिख रहा हूं, आई जे के कैप लगाते हैं। जैसे मैंने कहा ए कोई वेक्टर है तो आपने कहा एरो लगा लिया, ए कोई यूनिट वेक्टर तो उसमें कैप लगाइए, इसे कैप पढ़ते हैं। ए कैप तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास क्या है, ये है मात्रक सदिश, ये इसके ऊपर कैप लगी होगी। और ऐसा है तो ये वेक्टर है, इसका कोई परिमाण है, पर इसका परिमाण कितना है, यूनिटी है। आप कह देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1। इस ए कैप का परिमाण कितना हो गया, 1 हो गया। इसकी पहचान ही यही है कि इसका परिमाण 1 होता है। ठीक है, ठीक है। इसको यदि आपको कहीं देखना है तो इसका मैग्नीट्यूड जहां 1 है वो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो आई जे के, आई कैप जे के कैप के कैप, ये एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो कहने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये आपके हुए मात्रक सदिश हो गए। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सिस के अलोंग आई जे के लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर। एक्स अक्ष के अंतर्गत एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश जे कैप और जेड एक्सिस की दिशा में मात्रक सदिश के कैप। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन आ गई। मैंने रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता दिया क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, इस रूप में। ये कोई वेक्टर है, यदि उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको ए कैप के रूप में उसको शो करना है और उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर आता हूं। इस रूप में आप समझिए, पहले डेफिनेशन ठीक से समझिए, तब जाकर के डियर स्टूडेंट आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है आपके पास, किस टाइप का वेक्टर आपको देखना है, देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स, सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स सह आदिम सदिश। ये क्या होता है, यदि वेक्टर का ओरिजिन एक ही पॉइंट से हो, जैसे एक वेक्टर इधर गया तो दूसरा इधर आ रहा है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर कहलाएंगे सह आदिम सदिश। ये वेक्टर कहलाएंगे को इनिशियल, वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश, क्योंकि ओरिजिन एक ही पॉइंट से है, तो जो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही पॉइंट से निकलते हैं, वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश। तो ए और बी क्या है, सह आदिम सदिश है। ए और बी क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, अब आप देखिए संरेख सदिश, डेफिनेशन है संरेख सदिश, कोलोनियर वेक्टर्स। कोलोनियर वेक्टर्स क्या हुए, कोलोनियर वेक्टर आपके क्या हुए, संरेख सदिश क्या हुए, यदि सदिश किसी एक रेखा के समांतर है। ये कोई लाइन है, लाइन कैसे दिखाते हैं, वेक्टर को दिखाते हैं कैसे, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा में वेक्टर की एक ही दिशा होती है, जबकि रेखा की दो दिशाएं होती हैं। ठीक है,
तो रेखा के समांतर जितने भी सदिश होंगे वे सारे क्या कहलाएंगे? सररेख सदिश कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ये सब क्या हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि ये किसी वन लाइन के पैरेलल है। कि वेक्टर ये है, वेक्टर भी है, वेक्टर सी है, वेक्टर भी है, इन्हें बोलेंगे सररेख सदिश कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। ठीक हो गया? नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखिए, समान सदिश इक्वल वेक्टर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, समान सदिश इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर ए और बी आपके समान सदिश कहलाएंगे। पहली बात, उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। पहली बात, उनके परिमाण समान होने चाहिए। और दूसरी बात, दिशाएं समान होनी चाहिए। दिशाएं समान होनी चाहिए। ठीक है? दो वेक्टर जिनके परिमाण समान हैं तथा दिशाएं समान हैं, वे सदिश समान सदिश कहलाते हैं। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो वो एक ही दिशा में भी हो सकते हैं और समांतर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? मैंने कहा ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, बी है, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इनके परिमाण समान और दिशाएं भी एक है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन सेम। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यदि दो सदिशों के परिमाण और दिशाएं समान हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं डियर स्टूडेंट समान सदिश कहलाते हैं। दे कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। ठीक हो गया? अब आप देखिए, एक प्रकार का आपका और वेक्टर मैं आपको बताता हूं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ऋणात्मक सदिश कैसे आप निकालते हैं? देखिए, अभी सब जब अलजेब्रा पढ़ेंगे ना वेक्टर की, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, सदिश बीजगणित जब आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपको, जब आप सदिश बीजगणित पढ़ेंगे तो तब इन सब डेफिनेशन का आपको वहां लाभ होने वाला है। ठीक हो रहा है? तो देखिए, डियर स्टूडेंट, ऋणात्मक सदिश नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऋणात्मक सदिश। यदि कोई वेक्टर आपके पास है, ए बी वेक्टर है माना मैं कहूं, और वो आपका ऐसा है, ए वेक्टर अरे हो गया बी वेक्टर, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट है इसका, ए बी वेक्टर हो गया। यदि मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, यदि मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्शन बदलने से क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान लूं और इसको फाइनल पॉइंट मान लूं, कैसे? जैसे मैंने कहा ये बी है और ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन इधर हो, तो ये बन गया बी ए। ठीक हो, ये इनिशियल पॉइंट हो, फाइनल पॉइंट हो, ये बी वेक्टर है। अब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। मैंने पकड़ के इसको उल्टा कर दिया इधर से इधर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी। क्यों डायरेक्शन चेंज की? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान है, परंतु दिशाएं क्या होगी? विपरीत होगी। यदि ये वेक्टर ईस्ट में है, यदि ईस्ट डायरेक्शन में है पूर्व दिशा में, तो कहां? पश्चिम दिशा में।
तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो यहां पर आप लिखेंगे ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वैक्टर। आप समझ रहे हैं, यदि किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदलनी हो, किसी वेक्टर की आपने डायरेक्शन बदल दी तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक हो गया? ठीक है, एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपने कहा सी डी ये वेक्टर है नॉर्थ में, ठीक है, और मैंने क्या बनाया इसको, मैंने बना दिया बी सी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, परिमाण तो समान है, पर वेक्टर क्या हो गए आपके, वेक्टर आपके अपोजिट हो गए एक दूसरे के, सीधी सीधी बात है। माइनस डी सी, सी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डी सी। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव करना है मतलब उसके आप डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, ईस्ट में तो वेस्ट कर दीजिए, नॉर्थ में तो साउथ कर लीजिए, किसी और डायरेक्शन में तो उसका अपोजिट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करना है, परिमाण में पर कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल उसकी दिशा बदल दीजिए तो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आप इनको समझिए। एक वेक्टर आपको और बता देता हूं, स्वतंत्र सदिश, स्वतंत्र सदिश फ्री वेक्टर क्या होते हैं। अब इसके आगे जरूरत पड़ेगी जब हम एडिशन आदि करेंगे वेक्टर्स का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो फ्री वेक्टर क्या होते हैं। कोई वेक्टर है मेरे पास डायरेक्शन में, ये वेक्टर है, इसको मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया है इस रूप में, ना तो मैंने इसकी चेंज न तो मैंने इसकी डायरेक्शन बदली, न मैंने डायरेक्शन बदली, न मैंने इसका परिमाण बदला, न मैंने इसकी दिशा बदली। अभी यहां आ गया, पर आया कैसे, बिल्कुल इसके समांतर है, ये उठा के मैं बिल्कुल इसी दिशा में ले आया इसको इधर। ठीक है, तो न तो मैंने इसकी डायरेक्शन बदली, न मैंने इसका मैग्नीट्यूड बदला, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं फ्री वेक्टर्स। तो इनको आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे माना मैं कह रहा हूं ये वेक्टर आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको उठा करके इसकी पोजीशन बदल दी ऐसी, पर है बिल्कुल पैरेलल, यहां से यहां ले आया, उठा करके यहां ले आया, और नीचे ले आया, और नीचे ले आया, और ऊपर ले गया, पर डायरेक्शन पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए, मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अभी भी ये ईस्ट की ओर है, यदि इसकी डायरेक्शन ईस्ट है तो ये भी ईस्ट है, पूर्व दिशा पूर्व दिशा। ठीक है, परंतु ऐसे वेक्टरों को आप उसी डायरेक्शन में उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अब जब थ्योरी हमने इसकी पूरी कर ली है, तो जब एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन होंगे तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।